कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अर्जुन 11 बजे रात को घर पहुंचा तो सुकन्या जागी हुई थी। अर्जुन को देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लो तो खाना लगा दूं। नहीं, मैं ले लूंगा, तुम सो जाओ। यह कहकर अर्जुन बाथरूम में चला गया। बाहर आया तो सुकन्या खाना लगा रही थी। ये 2 प्लेट किसके लिए? तुम ये सब मत करो, यह सब करने का कोई फायदा नहीं, समझी? क्या ना करूं? खाना नहीं खाऊं? आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? जानती हूँ कि आपकी मुझसे जबरदस्ती शादी हुई है और ये भी जानती हूँ कि मेरा हक नहीं है आप पर। सुकन्या इस समय गंभीर थी। हाँ, पद्मनी जीजी ने मेरी ही नहीं तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी पत्नी की भी, जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ और जिसके साथ मैं चैन के 2 पल भी नहीं जी पाया। आप बहुत चाहते हैं उन्हें। तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हें बस यहाँ चुपचाप रहना है, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। अर्जुन उठ गया था अपनी प्लेट लेकर। बात तो करनी पड़ेगी ना। आप जानते हैं आज दीपू फिर आया था, कितने सवाल कर रहा था। अगर उसे पता चला कि तो क्या कर लेगा वो? मेरी जिंदगी को उलझा कर रख दिया है तुम लोगों ने। गुस्से से काम नहीं चलेगा जी, आपको समझ से काम लेना पड़ेगा। और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करें। आपको क्यों लगता है कि मैंने आपको फंसाया? सुकन्या का स्वर गंभीर था। वह जाहिल सी लड़की इस समय बहुत समझदार लग रही थी। दिन बीत रहे थे और एक एक दिन अर्जुन और अदिति के लिए सदियों के बराबर थे। सुकन्या अर्जुन की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बात करना चाहती थी और अर्जुन सुनना नहीं चाहता था। 16 दिन बीत गए थे। वहां मंदिर में लगे कैमरे भी अर्जुन का साथ नहीं दे रहे थे और डिटेक्टिव राहुल ने भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया था। वह एक बार वहां गया, लोगों से बात की, रहस्यमय प्रथा के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई लिंक नहीं मिल पाया कि वह मंदिर तक अपनी पहुंच बना ले। पद्मनी जीजी के साथ संवाद स्थापित करने का कोई जरिया भी उसे नहीं मिला था। उसके काम करने का तरीका अर्जुन को बड़ा ढीला लग रहा था। दीपू इस बीच कई चक्कर लगा गया था। सुकन्या ने उसे कभी शक होने नहीं दिया कि वह और अर्जुन खुश नहीं है। दीपू की सूचना पर पद्मनी जीजी भी निश्चिंत हो गई थी। अर्जुन बेचैन था। बेचैनी इस बात को लेकर भी थी कि वह दीदी के साथ अन्याय तो कर ही रहा था, साथ ही सुकन्या को झेलना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। समय बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। फिर उसने राहुल से मिलने का निश्चय किया। एक शाम दोनों पार्क में मिले। राहुल जी, आप अभी तक क्या कर पाए हैं? मेरे लिए एक एक पल कीमती है। सर देखिए, मैं आसपास के सभी गांव के लोगों से मिला, रहस्यमय प्रथा को समझने का प्रयास किया। रात में छिपकर मंदिर की निगरानी भी की, पर वहां सब सामान्य था। तो बताइए मैं आगे कैसे बढ़ूं? इतना सब तो मैंने भी कर लिया था राहुल जी। आपको तो पद्मनी जीजी के ठिकाने में घुसकर सच्चाई पता लगानी थी। आखिर वो ये सब करती कैसे हैं? सर, वह गांव में नहीं है ना इस समय? मैंने बहुत कोशिश की, उसके लोगों का पीछा भी किया, पर ऐसा संदेहजनक या जिसे सबूत कह सके वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो आपसे कुछ नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा सर? मैंने कुछ पिक्चर क्लिक की है, वो आपको भेज दी है। और आप मेरे काम पर संदेह मत कीजिए। ऐसे कामों में सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर सामने वाले को आभास हो गया तो आप जानते हैं ना कि क्या हो सकता है। राहुल की बातों में सच्चाई थी। ये कोई चुटकी बजाते हल हो जाने वाला मामला नहीं था। ओके राहुल जी, आप मुझे माफ करें जो मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया।
क्या है ना कि अब जिंदगी कठिनाइयों में फंसती है तो सहारा ढूंढती है। आप मेरे लिए वही सहारा है। अर्जुन घर आ गया था। सुकन्या बहुत कोशिश करती कि अर्जुन उससे बात करे, पर अर्जुन बात तो दूर उसकी ओर देखता तक नहीं था। अदिति से भी वह एक बार ही मिला था। उसका कुमलाया चेहरा उसकी नजरों से में घूमता रहता था। एक दिन अर्जुन ऑफिस से निकला तो फोन बज उठा। देखा तो मोहनलाल जी का ही फोन था। डरते डरते फोन उठाया। उधर से मोहनलाल जी का प्रसन्नता से भरा स्वर सुनाई दिया। सुन रहे हो बेटा, हम नाना बनने वाले हैं, बस समय मिलते ही आ जाओ। ओ अच्छा। अर्जुन को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। यह सब कैसे? उसका सिर चकरा रहा था। उसका शक सही था। अब क्या करे? मोहनलाल जी को सच्चाई बता दे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतरा चेहरा परेशान सा अर्जुन घर पहुंचा। अरे आ गए बेटा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये देवदास जैसी शक्ल अच्छी नहीं लग रही। मोहनलाल जी को जो रूम के बाहर खड़े थे, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं पापा जी, थक गया हूं मैं। अदिति से मिल लूं? अर्जुन ने बात बदलनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्जुन को सामने देख अदिति शर्मा गई थी। उसके भोलेपन का अर्जुन का दिल चूर चूर हो गया था। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। जा रहे हो दामाद जी? कल सुबह छुट्टी मिल जाएगी। अब अदिति को खुश रखना है तो जल्दी से इसे अपने साथ ले जाओ। सीमा जी दबे स्वर में बोली थी। जी माँ। वह चलने लगा तो अदिति ने शर्माते हुए कहा, जल्दी आना, इंतजार रहेगा। इंतजार? वह भी तो इंतजार कर रहा है कि कब और कैसे सच्चाई का पता चले। गांव में पिछले 15-20 दिन से शांति थी। मंदिर में रहस्यमयी प्रथा का आयोजन भी नहीं हुआ। क्या उन लोगों को पता चल गया या कोई और बात है? माधव बराबर गांव की खबर उसे दे रहा था। नहीं, अब और नहीं, उसे सच का पता लगाना ही होगा। यहाँ सब लोग खुश हो रहे हैं कि अदिति माँ बन रही है, पर वह कैसे खुश हो? उसे अदिति से शिकायत नहीं, पर अगर वह यह सच नहीं जान पाया तो वह जी नहीं पाएगा। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद वह कमरे पर पहुंचा। सुकन्या बैठी हुई थी। अर्जुन के चेहरे पर छाई परेशानी उसे भी दिख रही थी। अर्जुन को वह मन ही मन पसंद करने लगी थी। उससे दो बात करने के लिए वह तरसती रहती थी, पर अर्जुन उसकी ओर देखता तक नहीं था। आज सुकन्या से रहा ना गया। कुछ हुआ है क्या? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ हुआ भी है तो? और मेरी परेशानी रहने दो तुम। देखो जी, मुझे आपकी जिंदगी में आने का कोई शौक तो था नहीं, लेकिन अब आ गई हूँ तो आपकी फिक्र होती है मुझे। फिक्र? तुम्हें फिक्र होती है? अरे मेरी जिंदगी को तुम सब लोगों ने मिलकर बर्बाद कर दिया और बात कर रही है कि फिक्र होती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे सच में आपकी फिक्र है। आप परेशानी तो बताइए, हो सकता है मैं कुछ कर पाऊं। सबसे बड़ी परेशानी ही तुम हो, समझी? यह जानते हुए भी कि मेरी शादी किसी और से मात्र 10 दिन पहले हुई थी, तुम गले का फंदा बनकर आ गई। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? हाँ मैं जानती हूँ आप मुझसे खुश नहीं, पर आज आपकी परेशानी मुझे लेकर तो नहीं है। तुम जासूसी करना भी जानती हो। बड़े अच्छे से ट्रेंड किया है उस औरत ने तुम्हें। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें बना रही हो, बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो चली जाओ मेरे जीवन से। चली जाती और बिल्कुल चली जाऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। अगर मैं क्यों जरूरी है बताओगी? नहीं, तुम क्यों बताओगी? बातें करवा लो बस।
अर्जुन उठकर अंकित के कमरे की ओर जाने लगा। आपने अब भी मुझे परेशानी नहीं बताई, सच बताएंगे? विश्वास तो कर सकते हैं। बताइए, अब तक ऐसा मैंने क्या किया है कि आपको बुरा लगा हो? फिर वह उठी, दरवाजा खोलकर बाहर चारों ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर अंदर आ गई और खिड़कियां बंद कर ली। अब ये क्या था? अर्जुन ने पूछा। आपको पता हो या ना हो, पर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, और मेरी भी। वैसे मुझे भी आपके ऊपर। क्या? हाँ तो बताइए, आप डॉक्टर के यहाँ क्यों गए थे? क्या अदिति को कुछ हुआ है? आप यह जान लीजिए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप अभी उसके पिता को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कहीं और शिफ्ट हो जाए, या वो जो भी कर सके। ये तुम क्या कह रही हो? अब उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं यूं ही आपसे सच जानने की जिद नहीं कर रही, समझे आप अंकित भैया को उनके घर भेजिए और अदिति और उसके परिवार को कहीं और घर दिलवाइए, कुछ दिनों के लिए बस। सुकन्या ने कहा। अर्जुन उठकर चलने लगा तो सुकन्या ने हाथ पकड़ लिया। कहा ना, सिर्फ अंकित भैया या उसके पिता, आप नहीं। आप गए तो अंकित को सारी बातें बताकर और मोहनलाल जी को फोन करके तुरंत पूरे परिवार को किराए के मकान में शिफ्ट होने की सलाह दी। अंकित चला गया। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि भला ये लोग अदिति के पीछे क्यों पड़े हैं। अंकित और मोहनलाल जी को तो अर्जुन ने समझा दिया कि अदिति और उसके परिवार को एक सुरक्षित कॉलोनी में शिफ्ट करवा दे, पर अचानक उसके सुन पड़े दिमाग में बिजली कौंदी। सुकन्या ये सब कैसे जानती है कि अदिति डॉक्टर के यहाँ गई थी? अंकित के जाते ही वह गुस्से से सुकन्या के पास पहुंचा और लगभग उसे झकझोरते हुए पूछने लगा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अरे छोड़िए मुझे, आपको घर पर ही तो फोन आया था। सुकन्या अर्जुन की पकड़ से मुक्त होते हुए बोली। फोन आया था? हाँ आया था, पर फोन पर मैंने ना तो अदिति का नाम लिया था और ना ही। तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है? तुमने मेरा पीछा किया, तुम जासूसी कर रही हो। पहले आप शांत हो जाए। गुस्से में आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, मैं समझाती हूँ आपको। तुम ये महान बनने की कोशिश मत करो, समझी? तुम मेरे लिए बस पद्मनी जीजी की एक जासूस हो। तुम मेरे जीवन में ग्रहण लगाने आई हो। भला किसी को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब तुम ही उन्हें बताती हो। अर्जुन सुकन्या की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हाँ ठीक है, बस चुप रहो 1 मिनट के लिए, फिर जो कहना है या दोष देना है दे लेना, पर पहले लाइट बंद करो और खिड़की खोलकर जरा बाहर देखो। फिर भी ना समझ आए तो जाओ और सो जाओ, सुकन्या धीमे शब्दों में बोली। अर्जुन ने इस बार उसकी बात पर गौर किया। उसने लाइट बंद कर दी और खिड़की की झीरी से बाहर झांका। चौंक गया वह। सामने गणपत और दीपू थे। वह खिड़की बंद कर धम से वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या है ये सब? क्यों उसकी सामान्य सी जिंदगी पर इतने पहरे लग गए? क्या यह खेल उसकी और अदिति की जान लेकर खत्म होगा? परेशान हो उठा था वह। सुकन्या उसे परेशान ना देख सकी। उसके पास आई और उसे हाथ पकड़ उठाया। इस बार अर्जुन ने विरोध नहीं किया। वह उठ गया तो सुकन्या ने उसके मुंह पर उंगली रख चुप रहने को कहा और उसे पकड़कर कमरे में ले गई। अर्जुन किसी निर्जीव पुतले की तरह उसके इशारे पर चल रहा था। यहाँ बैठिए। उसने दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद वह बाहर गई और दीपू को कुछ इशारा कर वापस आ गई। गणपत और दीपू वहां से चले गए। कमरे में आकर उसने लाइट जलाई। आप अंकित भैया से पूछे कि अदिति का परिवार शिफ्ट हो गया क्या? लेकिन क्यों?
तुम्हें क्यों जानना है? वह असमंजस से उसे देख रहा था। पूछिए जल्दी। इस बार सुकन्या के स्वर में आदेश का भाव था। अर्जुन ने फोन उठाया तो अंकित का मैसेज था। अदिति के परिवार को शिफ्ट कर दिया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, काम हो गया, क्योंकि परिचित मिल गया था। अदिति के मामा के दोस्त का फ्लैट उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। वे यहाँ नहीं रहते, काफी दिनों से उनके फ्लैट खाली था। उसने सुकन्या को वह मैसेज दिखा दिया। सुकन्या ने गहरी सांस ली। सुकन्या की हर बात यह महसूस करा रही थी कि वह गांव की भोली भाली लड़की नहीं, बल्कि किसी गैंग की प्रशिक्षित जासूस जैसी है। लेकिन अदिति ही क्यों? उसके पीछे ही क्यों पड़े हैं ये लोग? अर्जुन से रहा ना गया तो पूछ बैठा। सुकन्या कुछ देर चुप रहकर बोली, आपको अब भी समझ नहीं आया कि क्यों? नहीं, मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि उनमें से एक होने के बाद भी तुम ये महानता क्यों दिखा रही हो? तुम्हें क्या मिल रहा है ऐसा करके? जहां तक मैं जानता हूँ इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। हाँ ये तो है, पर मैं सच में चाहती हूँ कि आप जैसे इंसान को ये सब ना भोगना पड़े। रही अदिति की बात, तो वह सबसे बड़ी सच्चाई है रहस्यमय प्रथा की। ऐसी सच्चाई जिसके साथ आप खड़े हैं, और यह सच्चाई ही उन लोगों के लिए खतरा है। सुकन्या ने धीरे गंभीर स्वर में कहा, यानी कि मैं कुछ समझा नहीं। आप शुरू से ही इस प्रथा पर संदेह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अदिति के साथ हुआ मतलब उसका गर्भवती होना, ऐसा पहले नहीं हुआ है, लेकिन प्रथा पर अंधविश्वास करने वाले कभी इस सच्चाई को समझ नहीं पाए। उनका यह कार्यक्रम बिना अवरोध के चलता रहा। अब दिक्कत ये है कि अदिति का सच अगर सामने ले आए आप, तो इस प्रथा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो अदिति इस समय उनके निशाने पर है, खासकर उसका गर्भ। सुकन्या की बातें सच्चाई से भरी थी। तो यह सब मेरे कारण हो रहा है। काश मैंने इस सब से अदिति को बचाया होता। मैंने सबके सामने अपने मन का संदेह उजागर कर गलत कर दिया। अर्जुन को पश्चाताप हो रहा था। देखो, पछताने से कुछ नहीं होगा, सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारा टकराव बुरे लोगों से ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास से भी है। यह सब इतना आसान तो नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें यह सब कैसे पता? और फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो तो तुम भी उनमें से एक। हाँ, मैं उनमें से एक हूँ, पर छोड़ो मेरी कहानी। पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं वास्तव में अदिति को बचाना चाहती हूँ और आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूँ? तुम उनकी जासूस बनकर मेरे जीवन में आई हो और अच्छा बनने का नाटक कर मेरे जीवन में अपनी जगह बनाना चाहती हो। भूल जाओ तुम, मैंने सिर्फ अदिति को अपनी पत्नी माना है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। मैं आपके जीवन में कोई जगह नहीं चाहती, पर कुछ देर चुप रहकर न्याय चाहती हूँ। अब तक कोई आप जैसा दृढ़ संकल्पी नहीं मिला मुझे, आप जैसा पुरुष नहीं मिला। आपकी मदद नहीं कर रही हूँ मैं, स्वयं की मदद कर रही हूँ मैं। सुकन्या की बातें अर्जुन के लिए अजीब सी थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सब जो वह कर रही है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सच के लिए खड़े होने वाले भी सबसे पहले अपना हित साधते हैं, तो फिर यह सुकन्या ऐसा क्यों कर रही है? यह भी उन लोगों की मिली भगत हो सकती है। अर्जुन की आंखों का अविश्वास सुकन्या से छिपा नहीं था, लेकिन वह इस अविश्वास को दूर करने के लिए इससे ज्यादा कर भी क्या सकती थी? वह मात्र एक मोहरा थी। शतरंज की इस बिसात पर वह सब करने की अधिकारी नहीं थी। एक प्यादे की जितनी औकात होती है,
उतनी ही उसकी थी। तुमने मेरे सवाल का अब तक उत्तर नहीं दिया। तुम कौन हो? यह सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैं आपके लिए इतना ही कर सकती थी। अब आप मुझे संदेह से देखे या जासूस समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हमेशा एक बात याद रखिए, अदिति से आपकी नजदीकी अदिति को भी सुकन्या बना देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। यह कहते हुए सुकन्या शून्य में देखने लगी थी। उसकी आंखों में पानी था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर तूफान उमड़ रहा है। अर्जुन उसकी ओर देख ही रहा था कि फोन पर कोई मैसेज आया। मोहनलाल जी का ही था। सही समय पर सही काम हो गया। कुछ लोग आए थे जो अदिति के विषय में पूछ रहे थे। उनके पड़ोसी ने उन्हें फोन करके बताया, अब चले गए हैं, तुम चिंता मत करना। अर्जुन हद पर रह गया। सुकन्या की एक एक बात सही निकली। सच कहा था ना मैंने, अदिति को अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए। उसे छिपा कर रखना उसके पिता की जिम्मेदारी है और आप ऐसे ही मुंह उठाकर उससे मिलने नहीं जाएंगे। सुकन्या यह कहकर उठने को हुई। अदिति को मैंने छुआ तक नहीं, फिर भी वह गर्भवती हो गई। कितना बड़ा अन्याय है ये। और मैं नकारा यह सब पता भी नहीं कर पा रहा। मेरे पुरुष होने पर धिक्कार है। अर्जुन बेबसी से अपने हाथ मल रहा था। सुकन्या ने उसे देखा और जाने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो, मुझे बताओ कि तुम उनके जाल में कब से फंसी हो। कोई तो रास्ता होगा। मेरे कैमरों में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। मुझे इस सब का अंत करना है। कैमरों की बात सुनकर सुकन्या चौंक पड़ी। क्या तुमने कैमरे लगाए? तब तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अरे उनको तो अब तक पता चल गया होगा। उन तक पहुंचना आसान होता तो। गला भर्रा गया था सुकन्या का। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? हर किसी का अंत होता है, आज नहीं तो कल। कभी तो मिलेगा सबूत, सजा दिलवाऊंगा इनको। अर्जुन की इस बात पर सुकन्या हंस पड़ी थी। तुम हंस रही हो? मैं मजाक कर रहा हूं क्या? सबूत, सजा, जाल, तुम्हें पता भी है कि ये लोग कैसे काम करते हैं? कहां से लाओगे सबूत? उन कैमरों की मदद से जिनमें कभी तुम्हें कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखेगी। उस जासूस की मदद से जिसे यही नहीं पता कि उसे शुरू कहां से करना है। बोलो। सुकन्या ने एक एक शब्द इस तरह से बोला कि अर्जुन उसे देखता रह गया। जासूस? कौन सा जासूस? हैरत में था अर्जुन। अच्छा, अब यह मत कहना कि आपने जासूस हायर नहीं किया है। देखो, आपके एक एक कदम की जानकारी है उन्हें। अर्जुन सख्ते में था। ये तुमने ही बताया ना उन्हें। तुमने मेरा फोन चेक किया ना चोरी से। तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो। तुम। अब समझ में आया। तुम भला मेरी मदद क्यों करोगी? तुम उनकी जासूस जो हो। जो समझना है समझिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कोई जतन करूंगी, पर मैंने कभी आपका फोन नहीं छुआ। यह कहकर सुकन्या चली गई। अर्जुन काफी देर पत्थर का बुत बनके बैठा रहा। मन कर रहा था कि इस सुकन्या से सारी सच्चाई निकलवाए, पर कैसे? उसे अब सुकन्या से ही सारी सच्चाई जाननी थी। सुकन्या का भरोसा जीतना था। जब सुकन्या को इतना सब पता है तो और भी बहुत कुछ पता होगा। वह कुछ तो ऐसा बताएगी कि इस रहस्यमय प्रथा के रहस्य का कुछ पता चले। उसकी खुद की कहानी क्या है, शायद उसमें कुछ पता पड़े। यह सोचते हुए वह कमरे की ओर बढ़ चला। ऐसे दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। अर्जुन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि सब आसान हो जाए। और फिर एक दिन अर्जुन पद्मनी जीजी की हवेली के द्वार पर खड़ा था। साथ में सुकन्या भी थी। चौकीदार अंदर पूछने गया हुआ था। आ जाओ तुम लोग, उधर चले जाओ। चौकीदार ने हाथ से इशारा किया। अर्जुन ने कभी भी गांव में बनी इस हवेली को
नहीं देखा था अंदर से। पूरे गांव के लोग भी अपनी सारी धन संपत्ति से इतना धन सामान नहीं खरीद सकते थे। आश्चर्य से उसकी आंखें फटी थी। काश उसने पहले से ध्यान दिया होता। काश उसने माधव भैया के ब्याह में रहस्यमय प्रथा को समझने की कोशिश की होती। वह भी तो रहस्यमय प्रथा को एक रीतिमान हमेशा विश्वास करता रहा। सच है, जब तक स्वयं पर नहीं बीतती तब तक व्यक्ति सचेत नहीं होता। सामने बड़ा सारा हॉल था। इम्पोर्टेंट सोफे पड़े हुए थे, या यूं कहे कि वहां सारी ही वस्तुएं इम्पोर्टेंट थी। इतने बड़े थे, गांव के लोगों के घर भी नहीं है जितना बड़ा ये हॉल है। तुम लोग सब ठीक तो है? और सुना छोरा, मारी से के काम पड़ गयो। पद्मनी जीजी सामने आकर बैठ गई थी। अर्जुन और सुकन्या खड़े हुए थे। तभी उनका एक नौकर हाथ में प्लास्टिक की कुर्सी लेकर आता दिखाई दिया। उसने कुर्सी रख दी थी। बैठो। पद्मनी जीजी ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अर्जुन असमंजस में था। कुर्सी क्यों? सोफे तो थे। देख छोरा, थारे मन में सवाल उठे हैं, पर आदमी को औकात ध्यान रखनी चाहिए। तो थे लोगा की औकात यहाँ है। पद्मनी जीजी ने फिर कुर्सी की ओर इशारा किया। सुकन्या ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पद्मनी जीजी फोन में कुछ देख रही थी। थोड़ी देर वहां खामोशी छाई रही। हाँ बोलो, के काम से? क्यों सुकन्या, खुश है तू? झूठ बोल, मन्ने भ्रमित करने की कोशिश मत करना। मन्ने पतो है कि थारा बींद अब भी मन की करे है। पद्मनी जीजी थे तो अंतर्जामी हो, सब जानो हो, पर मैं साची कहूँ, जे मारे से घनो प्रेम करे है। और थे छोरा, मने पतो है कि थारे दिमाग पर शहरी छोकरी को भूत सवार है। बहुत चक्कर काटो हो वाके आगे पीछे, या मने बर्दाश्त कोनी, मारे को सब पता है। आपने गलत फहमी हो रही है पद्मनी जीजी। मानवता के लिए बात करूं, लड़की के बाप का फोन आयो कि लड़की ने जान लेने की कोशिश करी, तो समझाने खातिर चला गया। तो समझ गई छोरी, और के समझाऊ तन्ने, बता मन्ने। मैं बोल चुका उसके बाप को, तलाक की कार्रवाई करो, अपनी छोरी रो दूसरो ब्याह करा दो, मारे से नाता मत रखो। अर्जुन को जो समझ आया वो बोल दिया। अच्छा, फिर भी छोरा तू वा के आगे पीछे नाचे, और तू सुकन्या कब से झूठ बोलन लागी? मारे से छल करवे वाले को अंजाम पतो है ना। थारी पहली पत्नी पेट से है, और छोरा तो डॉक्टर के गया था उसे लेकर। पद्मनी जीजी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो डॉक्टर को अपने आप को दिखाने गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द था। देख लियो ये पर्चा, इस पर दवाई लिखी है, ये रिपोर्ट है, देखो आप। अब वहाँ वो लोग मिल गए तो हालचाल पूछ लियो। लाखन ने रिपोर्ट दिखा दिए। पद्मनी जीजी रहम, मने पतो है कि आपसे दगो करवो को अंजाम के होवे है, तो मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी कि आपने पीड़ा होवे। फिर भी भूल चूक माफ कर दो। रही हमारे पति की बात, निर्दोष है जे। 2 ही बार गए उस छोरी के कन्ने, और मने बता कर गए। उसके बाप ने दूजो ब्याह करवे खातिर तलाक की कार्रवाई रे वास्ते इन्हें वकील के ऑफिस बुलायो। वो कागज जे है बार। सुकन्या की बात से पद्मनी जीजी थोड़ी आश्वस्त सी लगी, पर इतनी जल्दी वो सब बातों पर विश्वास कर लेगी ये मुश्किल था। सुकन्या शायद ये अच्छे से जानती थी। अच्छा, तो थे लोग हमारे से क्या चाहो हो? पद्मनी जीजी मैं बस इतना चाहूँ कि आप मुझ पर भरोसा करो और उन बाप बेटी ने माफ़ी दे दो। वे लोग मने पसंद को नहीं करे तो छोरा मने का करनो का नहीं, जे तुम्हारे को बता कोनी। थारे पे भरोसा आसान कोनी, थारे कर्म ही ऐसे ही है। पद्मनी जीजी जे झूठ कोनी बोले, जे वठे कोनी जावे, हमारे पे तो भरोसा है ना। आप इन्हें माफ कर दो, जे अपनी गलती पर शर्मिंदा है। हमारे से बोले है कई बार कि हमारे से बड़ी भारी गलती हो गई। मन्ने जब तक पद्मनी जीजी माफ नहीं करेगी
तो चैन को नहीं पड़े। चाल मैं थारी बात पर भरोसा कर लूंगी, पर जे थारो पति अब अगर उस छोरी करने गयो तो तू जाने है कि मैं के करूं हूँ। पद्मनी जी ने सुकन्या की बात सुन आश्वस्त होकर कहा, पद्मनी जी आपने भरोसा करो है तो आप हमें काम दे दो। हम शहर जाएंगे और ना आपको ये चिंता होगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, ना छोरा, हमारे पास थारे वास्ते काम को नहीं, पर फिर भी के काम कर सके है तू। मैं लिखाई पढ़ाई का काम कर सकूं हूँ, और थे जो कहो हे हरिया यहाँ आ, पढ़त लिखत कोनी का काम है। अड्डे पे अर्जुन चौंक पड़ा था, ये तो बाप है सुकन्या का। पद्मनी जी मैंने पता कोनी, पता करके बताऊंगा। आगे क्या होने वाला है कहानी में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।